आर्थिक प्रवृत्ति के प्रकार के बारे में अब चर्चा करेंगे। सबसे पहला है धंधा। धंधा का पहले आपने परिभाषा देख लेते हैं। लाभ के उद्देश्य से की जाने वाली कोई भी वैध आर्थिक प्रवृत्ति अर्थात धंधा। धंधे में लाभ हो या हानि हो फिर भी वो क्या मानी जाएगी, एक आर्थिक प्रवृत्ति का हिस्सा ही माना जाएगा। क्यों? क्योंकि उसमें हमने क्या निवेश किया है, धन निवेश किया है, इसलिए। अब अपने कुछ उसके लक्षणों के बारे में अपने चर्चा करेंगे। सबसे पहला है लाभ का उद्देश्य। लाभ या धंधा का थर्मामीटर है। क्यों थर्मामीटर है? कि अगर लाभ अधिक होगा तो हमारे धंधे की आर्थिक स्थिति कैसी होगी, अच्छी होगी, और लाभ कम होगा तो हमारे धंधे की आर्थिक स्थिति कैसी होगी, कमजोर होगी। इसलिए प्रतिदिन जो धंधाधारी व्यक्ति है वह क्या प्रयत्न करता रहता है कि उसकी धंधे की आर्थिक स्थिति कैसी बने, मजबूत बने और उसे लाभ अधिक हो। दूसरा, वस्तु या सेवा का विनिमय। विनिमय अर्थात लेन देन। वस्तु अथवा सेवा का अथवा धन का विनियोग अर्थात क्या, कि जैसे कि हम अगर कोई वस्तु खरीदने जाते हैं तो हम क्या प्राप्त करते हैं, वस्तु प्राप्त करते हैं, और उसके बदले हम क्या चुकाते हैं, उस वस्तु का मूल्य चुकाते हैं। तो यहाँ पर क्या हुआ, वस्तु के बदले में धन का लेन देन हुआ। अब हम देखेंगे आगे का इसका तीसरा पॉइंट, जोखिम और अनिश्चितता। जैसा कि हम जानते हैं कि जोखिम कितने प्रकार के होते हैं, 2 प्रकार के। कौन से? प्राकृतिक और मानव सर्जित। प्राकृतिक में कौन कौन से आ सकते हैं? जैसे कि आंधी तूफान है, सुनामी है, बाढ़ है, ये सब क्या है, प्राकृतिक जोखिम है। और जो मानव सर्जित है वो कौन कौन से हो सकते हैं? जैसे कि कर्मचारी की हड़ताल है, हुल्लड़ है, लूटपाट है, चोरी है, ग्राहकों की पसंद में परिवर्तन है, मांग में कमी है, प्रतिस्पर्धा है, टेक्नोलॉजी में परिवर्तन है, इत्यादि। ये सब कैसे हैं? मानव सर्जित हैं, जो मानव के द्वारा उद्भवित किए जाते हैं। तो जोखिम प्राकृतिक हो अथवा प्राथमिक हो, फिर भी इसका असर क्या होता है कि धंधे की आर्थिक स्थिति पर पड़ता है। आगे है तुष्टिगुण का सर्जन। तुष्टिगुण का सर्जन अर्थात कि कच्चे माल को प्रक्रिया करके तैयार माल में रूपांतरित करना। तो ये क्या हुआ, स्वरूप का तुष्टिगुण का सर्जन हुआ। उसके बाद उत्पादित माल को उपभोक्ता अथवा ग्राहक तक ले जाना, ये हुआ स्थान तुष्टिगुण। और जो माल हमारे पास संग्रहित है जिसको अभी हमने बेचा नहीं है, तो ऐसे माल को संग्रहित करना अर्थात ये हुआ समय तुष्टिगुण का सर्जन। 5वां आगे का पॉइंट देखेंगे हम कि निरंतर प्रवृत्ति अर्थात के धंधे में लगातार क्या किया जाता है, पूंजी निवेश करके वस्तु उत्पादित की जाती है और उस उत्पादित वस्तु को ग्राहकों तक पहुंचाया जाता है। अर्थात कि हमें धंधे में क्या करना है कि पूंजी निवेश करते जाना है और कार्य करते जाना है। आगे 6वां पॉइंट देखेंगे, धन की आवश्यकता। धंधे के प्रारंभ से लेके और अंत तक किसकी आवश्यकता पड़ती है? धन की आवश्यकता पड़ती है। धन के बगैर हम धंधे की स्थापना कर सकते नहीं है। और लास्ट पॉइंट देखेंगे आर्थिक प्रवृत्ति के जो लाभ है वो किसका है? धन का है। और जो धन है वहाँ पर क्या होगी? आर्थिक प्रवृत्ति होगी। आगे अब इसकी कुछ उपदेशों की अपने चर्चा करते हैं। 2 प्रकार के उपदेश हैं इसका, एक आर्थिक उपदेश है, दूसरा सामाजिक उपदेश है। तो सबसे पहले आर्थिक उपदेश के बारे में चर्चा करते हैं। पहला पॉइंट है लाभ का उपदेश। जैसा कि अपने कह चुके हैं कि ये लाभ क्या है, धंधे का थर्मामीटर है। धंधे में लाभ हो अथवा हानि हो फिर भी ये क्या माना जाएगा, एक आर्थिक प्रवृत्ति का हिस्सा ही माना जाएगा। परंतु मुख्य रूप से धंधाधारी व्यक्ति लाभ के उद्देश्य से ही क्या करता है, धंधा प्रारंभ करता है। दूसरा पॉइंट हम देखेंगे महत्तम संपत्ति सर्जन का उद्देश्य। जब हम लाभ कमा रहे हैं तो हम क्या करेंगे कि धंधे में पूंजी निवेश और अधिक करते जाएंगे। परंतु अगर किसी कारणों से क्या कर रहे हैं, हम हानि कर रहे हैं, तो हम क्या धंधा बंद कर देंगे? नहीं, उसके लिए हम हानि के कारणों को ढूंढने की कोशिश करेंगे और उसे दूर करके अपने धंधे की आर्थिक स्थिति मजबूत बनाएंगे। आगे तीसरा पॉइंट अन्य आर्थिक उपदेश। अन्य आर्थिक उपदेश में क्या हो सकता है कि जैसे कि धंधे की आर्थिक प्रगति करना, विकास करना, उसका कद बढ़ाना, बाजार का विस्तार बढ़ाना, फिर उपलब्ध साधनों का जहाँ तक हो अच्छे से अच्छी तरह से उपयोग करना, आधुनिक टेक्नोलॉजी का उपयोग करना, इत्यादि अन्य आर्थिक उद्देश्य हो सकते हैं। अब हम आगे देखेंगे कि दूसरा जो पॉइंट है कि धंधे के सामाजिक उद्देश्य। लाभ के उद्देश्य के साथ साथ हमें कुछ सामाजिक उद्देश्यों का भी क्या रखना है, धंधाधारी व्यक्ति को ध्यान रखना है। जैसा कि पहला है सामाजिक
दायित्व का उद्देश्य। अब हमारे धंधे से कौन कौन जुड़ा है? मालिक जुड़ा है, कर्मचारी जुड़ा है, ग्राहक जुड़ा है, लेनदार जुड़ा है, सरकार जुड़ा है। तो धंधादारी व्यक्तियों को इन पक्षकारों के हितों का भी क्या रखना है? ध्यान रखना है कि ग्राहकों को अच्छी से अच्छी वस्तु प्रदान करनी है, फिर जिससे हमने उधार पूंजी ली है उसको समय से पूंजी लौटानी है, सरकार ने जो नीति नियम बनाए हैं उसका ध्यान रखना है, और कर्मचारियों के प्रति जो हमारी जिम्मेदारी है उसको पूरी करनी है। दूसरा पॉइंट है इसका, रोजगार के अवसर प्रदान करने का उद्देश्य। जहाँ पिछड़े विस्तार होते हैं वहाँ पर निजी कंपनियाँ पूंजी निवेश करती नहीं हैं, तो वहाँ पर सरकारी इकाइयों की क्या की जाती है? स्थापना की जाती है, और वहाँ के जो बेरोजगार हैं उनको रोजगार प्रदान करवाया जाता है। आगे तीसरा पॉइंट, गुणवत्ता वाली वस्तुएं एवं सेवा प्रदान करने का उद्देश्य। जब धंधादारी व्यक्ति ने लाभ के उद्देश्य से धंधे की स्थापना की है, परंतु लाभ कब कमाएगा? जब वो अच्छी से अच्छी गुणवत्ता वाली वस्तुएं उचित कीमत पर ग्राहकों को पहुंचाएगा, तब वो क्या करेगा? अपना धंधे में लाभ कमाएगा। तो उसको अच्छी से अच्छी गुणवत्ता वाली वस्तु ग्राहकों तक पहुंचानी है। आगे चौथा पॉइंट है, उचित व्यापारी रीति रिवाजों का अनुसरण करने का उद्देश्य। बहुत से धंधादारी व्यक्ति अधिक से अधिक जल्दी से जल्दी लाभ कमाने के लिए क्या करते हैं? वस्तु की कालाबाजारी करते हैं, वस्तु का संग्रहित करते हैं, बराबर, और बाद में उसे ऊंची कीमत पर क्या करते हैं? बाजार में बेचते हैं। तो ये सब क्या है? एक प्रकार का अयोग्य परिस्थिति है। तो ऐसे में ऐसे व्यापारियों पर क्या की जाती है? दंडात्मक कार्रवाई की जाती है। पांचवा हम देखेंगे अन्य उद्देश्य। अन्य उद्देश्य में क्या क्या आ सकता है कि अपनी पहचान खड़ी करना, नवीन संशोधन करना, राष्ट्र के आर्थिक विकास में सहायक बनना, सहयोग करना, और कर्मचारियों की कल्याणकारी योजनाओं को अमल में रखना, ये सब अन्य उद्देश्य हैं सामाजिक के। उसके बाद का लास्ट अपने पॉइंट देखते हैं, धंधा के जोखिम। जैसा कि अपने ने पहले चर्चा कर चुके लक्षणों में कि जोखिम कितने प्रकार के, प्राकृतिक और मानव सर्जित। इन दोनों प्रकार के जोखिमों का असर किस पे देखने को मिलता है? धंधा की आर्थिक स्थिति पर देखने को मिलता है। अब इस जोखिमों को कुछ क्या हो सकते हैं? कारण होते हैं। जैसा कि टेक्नोलॉजी में परिवर्तन देख रहे हैं हम, कि पहले जो पुरानी चीज़ें थीं अब वो चीज़ें मिलती हैं? नहीं मिलती हैं। क्यों? क्योंकि उनमें क्या हुआ? कुछ फेरफार किया गया, परिवर्तन किया गया, और उसको पुराने यंत्रों की जगह पर नवीन यंत्र लाए गए। तो ये क्या हुआ? टेक्नोलॉजी में परिवर्तन हुआ। दूसरा पॉइंट है वैकल्पिक उत्पादनों का भय। अब पहले जो चीज़ें चलती थी वो अब चीज़ें चलती हैं नहीं। जैसे कि फाउंटेन पेन के स्थान पर बॉल पेन, तांबा और पीतल के बर्तन पहले चलते थे, अब किसके बर्तन चलने लगे? स्टील के बर्तन चलने लगे। पहले रेडियो की डिमांड थी, अब रेडियो की डिमांड है नहीं, अब किसकी है? टीवी की है। ठीक है। तो ये क्या हुआ कि आए दिन टेक्नोलॉजी में परिवर्तन के कारण, वैकल्पिक उत्पादनों के कारण क्या होता है कि धंधे की आर्थिक स्थिति पर भी असर पड़ता है। तीसरा पॉइंट है प्रतिस्पर्धा। आजकल हम देख रहे हैं कि बाजार में प्रतिस्पर्धा देखने को मिल रही है कि एक ही प्रकार की वस्तुओं की कितनी प्रकार की कंपनियां वो वस्तु बनाती हैं और बेचती हैं। इसके कारण धंधादारी व्यक्तियों को क्या होता है? आर्थिक नुकसान होता है। उन्हें अधिक से अधिक विज्ञापन खर्च करना पड़ता है, जिससे क्या होता है? हमारा लाभ कहीं ना कहीं घटता है। आगे का चौथा पॉइंट अपने देखेंगे कानून। प्रदूषण है, ग्राहक है, श्रमिक हैं, उद्योग है इत्यादि के लिए सरकार क्या बनाती है? कानून बनाती है, और वो कानून का उपयोग वो लोग योग्य ढंग से पालन नहीं करते हैं तो उसका भी असर आर्थिक स्थिति पर, धंधे की आर्थिक स्थिति पर पड़ता है। आगे मांग की अनिश्चितता। वस्तु की मांग की अनिश्चितता धंधे के लिए क्या करती है? जोखिम पैदा करती है। जैसे ग्राहकों की आय है, रुचि है, वस्तु के मूल्य में परिवर्तन है, मुद्रा स्फीति है इत्यादि वस्तु की मांग को क्या कर देती है? अनिश्चित कर देती है, जिसका प्रभाव धंधे के लाभ पर पड़ता है। लास्ट पॉइंट है इसका भौतिक जोखिम। धंधे में उपयोग में ली जाने वाली संपत्तियों को होती हानि जोखिम पैदा करती है। जैसे कि हम अगर कोई वस्तु का उत्पादन कर रहे हैं, हमें कोई बड़ा ऑर्डर मिला है, हम क्या कर रहे हैं? वस्तु का उत्पादन कर रहे हैं और हमारी मशीनरी क्या हो गई? खराब हो गई। अब जब तक वो ठीक नहीं होती, जब तक हम उत्पादन कर पाएंगे नहीं कर पाएंगे, तो उतना हमारा क्या हुआ? समय बर्बाद हुआ और हमारा लाभ कहीं ना कहीं घटा। इसके लिए हम इसे क्या कह सकते हैं कि भाई भौतिक जोखिम हम कह सकते हैं।